जय हिंद। आइए आज देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का हम 3 पार्ट बताएंगे। पहले पार्ट में हम लोग ब्लड के बारे में समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग यानी खून थक्का कैसे बनता है उसको समझेंगे, और तीसरे पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। आप ब्लड ग्रुप में अक्सर क्वेश्चन देता है कि माँ का ग्रुप बी है और पिता का ग्रुप ओ है तो संतान में किसकी संभावनाएं होंगी। तो यह पार्ट आपका, ये वीडियो ब्लड चैप्टर 3 पार्ट में बनेगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है उसको हिंदी में रक्त कहते हैं, उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड का अध्ययन 2 होता है, या तो सेरोलॉजी भी आप उसे कह सकते हैं और हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों होता है ब्लड का अध्ययन। अब कुछ ब्लड की हम बेसिक जानकारियां देख लेते हैं पहले, जो आप सबको पता होगा। सबसे पहला, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ये एक नेचुरल कोलाइड है। आपसे कोई कह दे कि कोलाइड क्या है तो इसको केमिस्ट्री में हम डिटेल से करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कोलाइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं कि जिसे आप कपड़ा या किसी चीज़ से छानेंगे तो उसका 100% उस पार नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर फंस जाएगा। जैसे दूध छानिएगा तो मलाई फंस जाएगा, आइसक्रीम छानिएगा तो ऊपर से कुछ फंस जाएगा, वैसे ही ब्लड छानिएगा तो उसका कुछ हिस्सा नीचे जाएगा, ऊपर फंस जाएगा। तो ऐसे फंसने वाले चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कोलाइड। याद रखिए, ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस आधार पे आप कोलाइड को इजीली पहचान सकते हैं। तो रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। इससे पहले के चैप्टर में बता दिए थे, रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहते हैं जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, अर्थात संयोग करके रखे रहता है। अतः इसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। जो ब्लड होता है इसका पीएच जो होता है 7.4 पीएच जो होता है वो क्षार का होता है। अगर कोई चीज का पीएच 7 से ऊपर जाता है तो बेस हो जाता है, और 7 से नीचे आता है तो एसिड हो जाता है, और 7 पे रुक गया तो न्यूट्रल। अतः पीएच 7 होने के कारण ये क्या होता है? 7.4 होने के कारण ये क्षार होता है। मेल में इसकी संख्या 5.5 लीटर होती है। मेल में इनकी संख्या कितनी होगी? 5.5 लीटर। और फीमेल में इनकी संख्या होती है 5 लीटर, अर्थात मेल से आधा लीटर कम होती है। अब ये क्यों आधा लीटर कम होती है? अब किसी से पूछेगा, हम तो एक आदमी से पूछे थे तो बोल रहा था कि शादीशुदा आदमी थे, वो बोल रहे थे आधा लीटर कम इसलिए होता है ताकि वो दूसरे का खून चूस सके। हालांकि ये कोई रीजन नहीं है कि दूसरे का खून चूस सके, इसलिए पहले से स्पेस दिया हुआ है। रीजन ये है कि फीमेल में ना हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन भी आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन के कमी की वजह से फीमेल में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है। तो ये बेसिक चीज़ आप समझते हैं। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? तो हम लोग जो एडल्ट हैं उनमें हड्डियों के बीच के बोन मैरो में होता है। आप हड्डी देखे होंगे, आप लोग कई तो हड्डी जब आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो कूच देते होंगे, उसके अंदर झांकिएगा हड्डी के अंदर ऐसे तोड़ के, तो उसमें जाली रेड कलर का रहता है, उसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो एडल्ट लोगों में, वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन बात करिए उस बच्चे की जो अभी माँ के पेट में अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसमें हड्डी नहीं रहता है, और हड्डी रहता है अभी तो एकदम कमजोर रहता है, जिधर मुड़िएगा उधर मुड़ जाएगा, तो उसमें तो बोन मैरो की कमी होती है, उसका कहाँ बनेगा? तो जो भ्रूण, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, उसे इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं और हिंदी में भ्रूण कहते हैं। अब वो 3 महीने का पेट में बच्चा है तो भी भ्रूण है, और 9 महीने का है तो भी भ्रूण है। अगर पैदा हो गया तब बच्चा कहलाता है, नहीं पैदा रहेगा तो भ्रूण रहेगा। तो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर के मीसोडर्म में, उसी का हिस्सा होता है। तो आप लीवर ही याद रखिए, यकृत में। तो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी थोड़ा और समझते हैं हम लोग ब्लड के बारे में कि ये जो ब्लड है ये स्टोर कहाँ रहता है। तो कई लोग कहते हैं हार्ट में। बाबू, हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं रहता है, दिल में स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लड जो स्टोर होता है ना, ये पेट में, पेट को हम लोग उदर कहते हैं, उदर। अब पेट खाली जगह है तभी ना खाना खाते हैं तो चला जाता है। तो उदर गुहा में यहाँ पर बाईं ओर एक एस्पिलीन होता है, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली में ही ब्लड जाके स्टोर रहता है, इसलिए एस्पिलीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी जब अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको ब्लड का, वो जब मरता है तो वो भी जाके एस्पिलीन में ही जाके इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए स्टोरेज कौन करता है? एस्पिलीन, उसी को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और मरने के बाद यानी कब्र जो होता है वो भी एस्पिलीन होता है। तो एस्पिलीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, और कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। जैसे आप तेल मसाला ज़्यादा खाइएगा, खूब काजू किशमिश बादाम ये सब खाइएगा तो उसमें चिपचिपा चीज़ होता है, वसा का एक रूप होता है।
तरल वसा फैटी एसिड होती है, उसी को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक होता है, ये जान ले लेता है, हार्ट अटैक ले आ देगा। क्योंकि अगर आपके रक्त में अगर ये चर्बी यानी तेल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो दिल पे जाके चिपक जाएगा, फिर दिल को धड़कने नहीं देगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होना चाहिए वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अभी ब्लड को एक्चुअली जो पैथोलॉजी लैब होते हैं जहां आप जांच कराने जाते हैं उसके लिए वो डेसीलीटर में नापते हैं। तो इसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 200 डेसीलीटर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है, इसमें हर एक चीज़ याद रखिएगा। आप देखिए जो हम यहाँ स्लाइड बनाते हैं वो हम फालतू के लिए नहीं बनाते हैं। आप 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते, हम आपके हर एक सेकंड का ख्याल रखते हैं। तो आप भी ध्यान से देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को यहाँ लिखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना हो जाता है बाबू, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जब भी आप बायोलॉजी देखिएगा ना तो ये डेसीलीटर में देता है, आप बस यही 200 याद रखिएगा। ऑप्शन में ना आपकी यूनिट लिखे रहते हैं। अब एक होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को हम शॉर्टकट में HB कहते हैं। इसी के कारण ब्लड जो होता है वो लाल हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन अभी जस्ट आगे इसको समझाएंगे। ये हीमोग्लोबिन का भी लेवल पूछ देता है आपसे कि कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ना आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा, आयरन। तो यहाँ हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन में ऐसे Fe लिख देते हैं, आप समझिएगा आयरन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये मेल में जो होता है ना 14 ग्राम, फिर देखिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी हर एक डेसीलीटर, यानी आप एक तरह से समझिए तो एक ढक्कन पे, मतलब डेसीलीटर इतना सा होगा। तो डेसीलीटर यानी इतनी सा भी अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है। यानी मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम। जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा, यानी मेल की शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मेल का शरीर हार्ड होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन भी कम हो जाता है, तो उनका शरीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बराबर मुक्का एक मेल को मारिए एक फीमेल को मारिए, मेल को उतना नहीं लगेगा लेकिन फीमेल को ज़्यादा चोट लग जाता है। तो वो भी ये आयरन के वजह से होते हैं सब। अब आगे समझते हैं, हमारे बॉडी में पूरे रक्त जो है ना सर्कुलेट कर रहा है, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे ने दिया था। तो रक्त परिसंचरण की जानकारी किसने दिया, विलियम हार्वे ने दिया था। इतना समझ गया आ गया। अब थोड़ा और आगे समझते हैं लोग। अब देखिए ब्लड के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण काम देखिए वो तापमान का नियंत्रण करता है। जब तक आप जिंदा हैं, विलियम हार्वे साहब ने कहा था रक्त परिसंचरण करते रहेगा, और कोई भी चीज़ गतिशील रहती है तो उसमें उष्मा रहती है। आप हाथ को ऐसे ऐसे रगड़िए, आपका हाथ गर्म रहेगा। जब तक रगड़ेंगे तब तक गर्म रहेगा, छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पूरा शरीर में जब तक खून दौड़ेगा तब तक हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि ब्लड के घूमने का भी स्पीड फिक्स है। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 आता है 80, तो इसी को कहते हैं 120/80। तो जब तक खून चलेगी तब तक शरीर गर्म रहेगा। ब्लड कहाँ जमा रहता है बाबू, एस्पिलिन में। मलेरिया नाम के बीमारी में ना एस्पिलिन खराब होने लगता है, इफेक्टेड हो जाता है, तो ब्लड भी इफेक्टेड होने लगता है। इसीलिए पूरे शरीर का टेम्परेचर घटने लगता है मलेरिया नाम की बीमारी में। तो पहला काम आप समझ गए। दूसरा काम आप समझते हैं हम लोग, पोषक पदार्थ का परिसंचरण। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करके उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। आप दवा खाते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ रहते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो पूरे बॉडी में वो क्या कर देता है, परिसंचरण कर देता है। हार्मोन का भी परिसंचरण कर देता है, ये तो हार्मोन चैप्टर में पढ़ा है आपको। तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन कर देता है। दूसरा, गैसों का परिवहन करता है। हम आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा दिए हैं, सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा केवल एक टंकी का काम करता है जहां ऑक्सीजन को रख देता है। यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाने का काम ब्लड का हीमोग्लोबिन करता है, और वापस CO2 ले आने का भी काम हीमोग्लोबिन करता है। फेफड़ा केवल एक जगह प्रोवाइड करता है कि यहाँ भैया आप ऑक्सीजन रख दीजिए। तो गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन ले गया और CO2 लाया।
तो ये दूसरा काम आप समझ गए। अब तीसरा काम समझते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया इत्यादि का परिवहन वही करता है और किडनी को ले जाके दे देता है, और किडनी उसको क्या करता है, डायलिसिस विधि द्वारा उसमें से हानिकारक पदार्थों को रख लेता है और ब्लड को कहता है अब तुम जाओ। ये हम किडनी में आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं। आप उत्सर्जन तंत्र चैप्टर हेडिंग डालिएगा ना तो आपको किडनी वहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये तीनों काम आप समझ गए आ गया। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि रक्त टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और परिवहन करता है। और परिवहन में आप तीन चीज देख सकते हैं, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन का परिवहन कर सकता है, गैसों का परिवहन कर सकता है, हानिकारक पदार्थों का भी परिवहन करता है। निकालता नहीं है ब्लड से, हानिकारक पदार्थों को लेके घूमता है और किडनी उसमें से घिंच घिंच निकाल लेता है। समझ में आ गया? आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एक्चुअली इससे पहले वाले चैप्टर में हम बोल दिए थे कि डिस्क्रिप्शन में है और देना भूल गए थे, बट अभी उसमें लोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें हम नहीं भूलेंगे पीडीएफ देना, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में भूल गए थे हम पीडीएफ देना। देखिए ब्लड का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए। अब ब्लड का हम कंपोजिशन समझते हैं कि ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक उसका लिक्विड पार्ट और एक उसका हार्ड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट हो गया प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड का लगभग 60% होता है, कहीं कहीं आपको ये 55% भी मिलेगा। और जो उसके पार्टिकल्स जो उसमें घुले हुए होते हैं उन्हें हम कार्पल्स या रुधिराणु कहते हैं। ये बचे हुए 40% होते हैं, सब 40%। तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप शरबत बनाते हैं तो पानी भी लेते हैं और चीनी भी लेते हैं, तो चीनी हार्ड पार्टिकल हो गया और पानी जो हो गया वो लिक्विड पार्ट हो गया। तो उसी तरह ब्लड में भी दो दो चीज़ मिला हुआ है। ऐसा मत समझिए कि ब्लड लिक्विड दिख रहा है तो केवल लिक्विड से बना है। आपका चाय जो पीते हैं वो लिक्विड दिखता है तो केवल लिक्विड से थोड़ी ना बनता है, उसमें चीनी भी पड़ता है, चाय पत्ती भी पड़ता है, गुल मिर्च वगैरह भी लोग डाल देते हैं, तो कई कई चीज़ के पार्टिकल्स भी पड़ते हैं। और लिक्विड में दूध भी रहता है, थोड़ा पानी भी मिला दिया जाता है। तो वैसे ही ब्लड का लिक्विड भाग हो गया आपका प्लाज्मा। समझ में आ गया? और जो ठोस भाग है जो कण के समान होता है उसे क्या कहते हैं, रुधिराणु। ये बचे हुए 60% हो गए। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। इनको हम समझेंगे, पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% भाग होता है, ये ब्लड को लिक्विड बना के रखे रहता है। इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे फाइब्रिनोजेन कहते हैं, और एक अलग भी प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो एक हो गया फाइब्रिनोजेन, एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन। अगर आप किसी भी ब्लड को लीजिएगा और उसके प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजेन और इस प्रोटीन को निकाल दीजिएगा, मेनली फाइब्रिनोजेन को निकाल दीजिएगा, तो वो ब्लड हल्का येलोइश यानी थोड़ा पीलेपन का हो जाएगा और पतला दिखेगा। ये ब्लड को गाढ़ा करके रखते हैं। तो इनको निकाल दीजिएगा ना तो वह प्लाज्मा पीले रंग का दिखेगा। एक्चुअली प्लाज्मा पीला होता ही है, वो और हल्का पीला हो जाएगा और वो पंछुछुर हो जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा करता है। इसको हटा दीजिएगा तो ब्लड पंछुछुर हो जाएगा और वो पीले रंग का दिखेगा। उसे हम कहते हैं सीरम। बीमारियों की जांच आपके ब्लड में से सीरम निकाल के किया जाता है। ये पीडीएफ में लिखा हुआ है, यहाँ आप बेसिकली समझिएगा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन हटा देने से वो ब्लड पतला हो जाता है और पीले रंग का होता है, जिसे सीरम कहते हैं। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। इतना क्लियर है? अब हम समझते हैं इस साइड में रुधिराणु यानी कार्पल्स के बारे में, जो बचे हुए 40% है। देखिए ये जो रुधिराणु है इसमें आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, ये लाल रंग के होते हैं। ये वाइट ब्लड कार्पल्स, इनका रंग सफ़ेद होता है। ये एक हो गया प्लेटलेट। अब इनके ना हम टेक्निकल नाम देखिए, आरबीसी का नाम जानते हैं, वाइट ब्लड, रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट हो गया। अब इनका थोड़ा टेक्निकल नाम याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं एरिथ्रोसाइट। इसे क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। आप सुने होंगे ल्यूकोमिया कैंसर को कहा जाता है, इसको बढ़ जाने या घट जाने से कैंसर हो जाता है, इसी से बना है ल्यूकोमिया। और इसे कहते हैं थ्रम्बोसाइट। तो प्लेटलेट का बायोलॉजिकल यानी टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा? थ्रम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और आरबीसी का हो जाता है आपका एरिथ्रोसाइट। अब कभी कभी ना इनकी संख्या पूछ देता है। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है इसमें आरबीसी, 50 लाख। इसे मिलियन में करेंगे तो 5 मिलियन हो सकता है, तो हम 5M लिख देते हैं, 5 मिलियन। किताबों में अक्सर 5 मिलियन लिखा रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या पूछेगी तो 10,000 और प्लेटलेट की संख्या 2 लाख।
प्लेटलेट कितना हो गया 2 लाख, WBC 10,000 और RBC जो हो गया 50 लाख हो गया। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के फंसा दिया था, कहा था कि रक्त के रुधिराणु में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो लड़कों ने मार दिया था प्लाज्मा की। बाबू अगर कहेगा कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा यानी पूरे होल ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा, तब ना आप प्लाज्मा दीजिएगा, उसका तो क्वेश्चन उधर से है ही नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो RBC की होती है। ये लगभग 95% पाया जाता है। सोच के देखिए ना, आप देखिए ये अकेले 50 लाख है, वो 2 लाख है, ये 10,000, 2.25 लाख हो जाएगा। ये अकेले कितना है 50 लाख है, तो रुधिराणु में अकेले ये 95% होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीवन काल का, किसका कितना दिन अवधि होता है। तो RBC की जीवन काल 120 दिन होता है। याद रखिएगा आपका RBC 120 दिन में खराब हो जाता है। WBC की जो संख्या है, सॉरी जो जीवन काल है वो 4 दिन है। ये 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता है, मर जाएगा वहीं पे, ब्लड में मर जाता है। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है। तो RBC 120 दिन, WBC 4 दिन और प्लेटलेट 7 दिन तक ही ब्लड में जिंदा रह सकते हैं। समझ में आ गया। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर मेरा WBC 4 दिन में खराब हो गया, ब्लड के अंदर वाला प्लेटलेट खराब हो गया, WBC भी खराब हो गया, तो फिर ब्लड में तो उस ब्लड का क्या होता है। तो ब्लड को लाइसोसोम, मान लीजिए इन दोनों को लाइसोसोम मार देते हैं और इनमें लाइसोसोम नहीं होता है, बताए हैं, इसको एस्पिलिन मार देता है। तो फिर ब्लड कहाँ गया, तो ध्यान दीजिए, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, प्लाज्मा, ये अभी भी जिंदा है। कहता है कि बाबू लोग, रुधिराणु लोग, तुम घूम रहे थे चीनी चाय पत्ती की तरह मेरे बीच बीच में, तुम लोग जाओ। कैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती छान देते हैं, तो खराब जो चाय पत्ती होता है उसको छान देते हैं। वैसे एस्पिलिन क्या करता है कि RBC की जो मात्रा खराब हो गई उनको छान देता है, तो केवल रुधिराणु खराब होते हैं, प्लाज्मा जिंदा रहता है। हम प्लाज्मा थेरेपी में बताए थे कि प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। फिर हमारा शरीर क्या करता है, WBC बनाता है, बोन मैरो WBC बनाता है, प्लाज्मा में मिला देता है। बोन मैरो ही प्लेटलेट वगैरह सब बनाते हैं, प्लाज्मा में मिला देता है, फिर से ब्लड हो जाते हैं। तो ब्लड के ये बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं कि किसका क्या काम होता है और क्या ये स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कीजिए। RBC को क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट, संख्या 50 लाख, जीवन काल 120 दिन। WBC को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट, संख्या 10,000, जीवन काल 4 दिन। प्लेटलेट को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट, संख्या 2 लाख और जीवन काल 7 दिन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हालांकि PDF में इसका लिंक, हम PDF का लिंक दे देंगे नीचे। देखिए हम आपको इससे पहले वाले चार्ट में हम आपको RBC, WBC और प्लेटलेट के बारे में हल्का अंतर बताए थे। अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल से देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं RBC। RBC को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, 120 दिन, जीवन काल। अब इसका आकार देखिए, इसका आकार गोल होता है और बीच में से चपटा होता है। आकार गोल होता है और बीच में से क्या होता है, चपटा होता है। ऊंचाई पे जब ये जाइएगा तो इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व करने की क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से इसका आकार बढ़ जाता है। तो याद कैसे रखिएगा, ये क्या है, बढ़ने का साइन है और ये भी क्या है, ऊंचाई का साइन है। तो जैसे ऊंचाई पे जाइएगा इसका आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये एक बार पूछ दिया था कि ऊंचाई पे जाने पे इसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन डिजॉल्व की क्षमता भी इस पर इफेक्टेड पड़ती है। अब यहाँ 2-3 चीज़ समझने वाला समझिए। इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है। अब हम आपको बताए हैं, लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को खा पी के ख़त्म कर देता है और इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है। अतः यह मर जाएगा तो इसको खाने वाला कोई नहीं है, ये घूमते रहेगा, इसकी लाश पूरी घूमते रहेगी। इसीलिए ये जब मर जाता है तो इसकी लाश को कौन पकड़ लेता है, एस्पिलिन, जिसको हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। इसीलिए एस्पिलिन को RBC का कब्र कहा जाता है। बाकी किसी चीज़ के लिए अलग से कब्र नहीं बना है, उसके अंदर खुद ही लाइसोसोम होता है, वो उसको खा पी के ख़त्म कर देता है। दूसरा चीज़, इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब एक बात बताइए, न्यूक्लियस के अंदर ही था DNA और RNA, और हमारी पहचान जो होती है वो DNA और RNA से होती है। अतः कोई हमारे ब्लड का RBC दे दिया कि लीजिए भैया ये RBC है, आप बताइए इसका DNA क्या है, तो क्या आप RBC से DNA बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि RBC में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक में ही DNA और RNA होते हैं, इसलिए DNA RNA की जाँच RBC नहीं की जा सकती। बाकी हमारे थूक से हो सकता है, हमारी बाल से हो सकता है, नाखून से हो सकता है, इन सब की कोशिकाओं में केंद्रक होता है।
होता है, इनमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए, पूरे रुधिराणु में अगर इसकी बात करेंगे तो ये 95% से भी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये 50 लाख, ये 10,000 और प्लेटलेट 2 लाख, तो ये 95% से भी ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एनीमिया से पूछता है कि एनीमिया रोग किसके कमी से हो जाता है। तो देखिए, ब्लड के अंदर क्या मौजूद था, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हम आपको फंक्शन समझा दिए थे, यह ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का काम करता है, श्वसन नाम के चैप्टर में, रेस्पिरेशन में। तो देखिए, ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, लोहा। ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, लोहा है। अब आप बताइए, अगर आपके बॉडी में लोहा यानी आयरन की कमी होगी तो जेन्युइन है कि हीमोग्लोबिन घट जाएगा, और हीमोग्लोबिन घटेगा तो आरबीसी घटेगा, और आरबीसी घटेगा तो ब्लड घट जाएगा। तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, एनीमिया। तो अब क्वेश्चन कहेगा एनीमिया किसके कारण होता है, तो कभी ऑप्शन में आयरन देता है तो भी सही है, हीमोग्लोबिन देगा तो भी सही है, आरबीसी भी देगा तो भी सही है, ब्लड की कमी देगा तो भी सही है, उपरोक्त सभी देगा तो भी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, आरबीसी के बारे में। ये आरबीसी अगर आपके बॉडी में अच्छे से अवेलेबल है 50 लाख, तो कभी भी आपके अंदर सुस्ती नहीं आएगी, लेजीनेस नहीं आएगी, हमेशा चहल पहल करते रहेंगे। छोटे बच्चों को देखिएगा, उनमें आरबीसी ज़्यादा होता है, हमेशा इधर उधर छटकते रहते हैं सर। हम लोग में हमेशा अजीब टाइप का देता है, देहात में बोलते ना एकदम दहिया भरिया रहा है, हमारा वो भरिया रहा है। बकलोलवा जाके आरबीसी चेक कराओ, हीमोग्लोबिन घट गया होगा, हीमोग्लोबिन घटा होगा। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ना एक आयरन की गोली दे देता है, देखेंगे कैप्सूल टाइप का रहता है, आयरन की गोली खाइए 10 दिन, एकदम बढ़िया से टनटना जाइएगा। तो ये आपके अंदर हीमोग्लोबिन, याद रखिए, अगर आप मेल हैं तो 14 ग्राम होना चाहिए और फीमेल है तो 13 ग्राम। अगर ये नहीं है तो आप स्टूडेंट लाइफ आपका बर्बाद करेगा, एकदम याद रखिए, क्योंकि आप में ना एकदम बदन गिरा गिरा रहेगा। आप लेटिएगा तो तकिया को 3 बार मोड़िएगा, आराम कीजिएगा, पढ़ने जाइएगा तो कॉपिए पलटते रह जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन को आप अच्छे से मेंटेन किए रहिए। आई होप आप एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट के बारे में। हिंदी में इसे श्वेत रक्त कणिका और उसे लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद क्यों हो जाता है, इसका रंग लाल क्यों हो जाता है, तो आपको पता है कि भैया हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल। इनमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता, इसलिए इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका आकार ना कोई फिक्स ही नहीं होता है, अनिश्चित इर्रेगुलर शेप का होता है डब्ल्यूबीसी, याद रखिएगा। इनमें केंद्रक पाया जाता है, अतः इससे आप डीएनए की जांच कर सकते हैं। जैसे ये हमको शरीर में क्या दिया, चुस्ती फुर्ती दिया था आरबीसी, तो उसी तरह डब्ल्यूबीसी हमसे रोगों से रक्षा करने का काम करता है, हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी 10,000 रहना चाहिए। अगर किसी का डब्ल्यूबीसी 10,000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अक्सर आप देखते होंगे गांव वगैरह के लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अदू चट होता है एकदम सुकुआ, एकदम ओ माय गॉड खांसी हो गया, ओ माय गॉड बुखार, धूप में निकलेगा तो बुखार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका डब्ल्यूबीसी 10,000 से कम है, एकदम झुंझुन्ना हो गया रहता है सब, मतलब इतना बोलते सुकुआर है, सतवासल, एकदम बीमार पड़ते रहेगा वो। तो आप अपना डब्ल्यूबीसी चेक कराइएगा, खास करके कोरोना में तो जल्दी चेक कराइएगा, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी ठीक है ना तो कोरोना भी कुछ नहीं करेगा, और डब्ल्यूबीसी गड़बड़ है ना तो कोरोना समेट देगा आपको इस बार। तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेक कराइएगा। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमज़ोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता चला टायर ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये डब्ल्यूबीसी समझे। अब डब्ल्यूबीसी कुछ प्रकार समझिए। मेनली डब्ल्यूबीसी के ना 3 प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और बाकी न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसियोफिल। ये देखिए, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों का कोई विशेष काम नहीं है, इसलिए इनको हम पहले ही साइड कर देते हैं। इन तीनों का विशेष काम है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए, लिम्फोसाइट का आकार टी के समान होता है, इसलिए इसको टी सेल या टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है समझिए। यही तीनों मिलकर बीमारी से लड़ते हैं। इन पांचों को मिला दीजिएगा ना, तब क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी। पांचों को मिला के डब्ल्यूबीसी बनता है। वो एक ही नाम दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कई चीज़ें पाई जाती हैं।
तो ये न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल, इसका कुछ मुख्य काम नहीं है। मेन है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए हमारे शरीर में ना पूरे ब्लड है, और ब्लड के अंदर ही WBC और WBC के अंदर ये सब है सब। तो ब्लड तो चारों ओर घूम रहा है। जैसे कोई कीटाणु एंट्री मारता है, मान लीजिए कि मक्खी काटी, मच्छर काटा, खटमल काटा, कुछ भी हुआ, कोरोना घुस गया, कुछ भी घुस गया, जैसे घुसता है तुरंत उसको देख लेता है एंटीबॉडी, कहते रे 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 इधर कहाँ, इधर कहाँ, अरे 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 आ रहा है, मार 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 मार। ये बेचारा एंटीबॉडी डर जाता है, अरे बाप रे अकेले मारेंगे, रुक रुक रुक। वो जाता है लिम्फोसाइट के पास, ए चाचा लिम्फोसाइट, चाचा उठिए, लिम्फोसाइट चाचा उठिए उठिए, वो कोरोना घुस गया है, पता नहीं कौन है। तो लिम्फोसाइट का आकार कैसा है, टी के समान है, यानी टी लिम्फोसाइट भी इसको कहते हैं, टी ABC। टी लिम्फोसाइट उठता है, एंटीबॉडी से कहता है क्या हुआ रे, कहा महाराज जो कोरोना आ गया, चलिए मारा जाए। तो लिम्फोसाइट आता है तरना के, कहाँ रे कहाँ रे, धड़ 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 मारता है। अगर लिम्फोसाइट मजबूत है मार के वहीं मार डालेगा, कहेगा इससे जुड़ा हमारे एरिया में आता है, मार दिया लिम्फोसाइट। बीमारी को एक्चुअल मारता है लिम्फोसाइट यानी टी सेल। लिम्फोसाइट मारकर चला गया, अब यह एंटीबॉडी जाके बताता है मोनोसाइट को, ये मोनोसाइट चाचा हम मार दिए उसको, बीमारी को, चलिए आप खा लीजिए। तो मोनोसाइट जो होता है उस बीमारी को खाता है। क्यों? क्योंकि उस बीमारी को अगर खाएगा नहीं तो वहीं सड़ के मर जाएगा। तो बीमारियों का भक्षण कौन करता है? मोनोसाइट। अतः मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाता है। कहेगा कि WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो मोनोसाइट का। बीमारियों को एक्चुअल में कौन मारता है? तो टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट। पहचान यानी रक्षा करने का काम BSF का काम कौन करता है? एंटीबॉडी। ध्यान दीजिए ससुरा, HIV इतना भयानक बीमारी है ना, और कैंसर ऐसा भयानक बीमारी है सब, HIV में यही मर जाता है बेचारा। HIV जैसे होगा ना, लिम्फोसाइटे मर जाता है। अब आप बताइए, लिम्फोसाइट है ये नहीं है, इधर से HIV का वायरस घुस गया, एंटीबॉडी तो देख लिया घुस गया, अब कहेगा ए चाचा उठिए, लिम्फोसाइट चाचा, चाचा मर गई लो, नहीं उठ पाएगा। तो बहुत खतरनाक बीमारी होता है HIV। हो जाएगा तो कहियो नहीं पाएंगे कि हो गई लो है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आप बीमारियों से लड़ने का पूरा प्रोसेस समझे। जैसे एंट्री मारा, एंटीबॉडी एक्टिव हो गया, मारेगा कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का आकार टी के समान। मरे हुए कीटाणु को खाएगा कौन? मोनोसाइट। सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट। बाकी न्यूट्रोसाइल, इसिनोफिल, बेसिनोफिल ये कुछ खास काम नहीं है। तो ये देखें, ये चुस्ती फुर्ती दिया, ये बीमारियों से रक्षा किया, ये भी जरूरी है आपके लिए, ये भी जरूरी है। अब बात करते हैं प्लेटलेट को। प्लेटलेट का टेक्निकल नाम था आपका थ्रोम्बोसाइट, हालांकि इसे हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु। इसका आकार जो होता है ना, ये भी गोल होता है, लेकिन उत्तल लेंस की तरह होता है, इस शेप में होता है, ये उत्तल लेंस के समान होता है। तो इसका आकार कैसा होगा? उत्तल लेंस की तरह, बाइकन्वेक्स लेंस की तरह। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो इससे भी आप DNA नहीं निकाल सकते, जबकि इसमें DNA निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है RBC में, तो इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ये क्या काम करता है? शक्ति प्रदान करता है। इसकी संख्या आपको बता दी है पहले ही, 2 लाख होती है। अगर आप में प्लेटलेट 2 लाख है ना, तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना, कुछ कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, और कुछ कुछ ससुरा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा से तो कमर दर्द कर गया, ओ दादा दा सुकुआर बकलोलवा कौन सी रिजल्ट होगा रे तू लोग का, ऐसे 1 घंटा में थकोगे लोग। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके। प्लेटलेट अगर ज़्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी किसी लड़कों को आप देखते होंगे सोच रहा 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं सर। हम लोग जब पढ़ते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक लड़का था हम लोग के साथ, सरफराज। सुबह 6 बजे से जब पढ़ना चालू करता था ना, तो एक ही बार उठता था 1 बजे, जब खाना आता था तब, खाना आ गया चलो खाओ। इतना पढ़ने में वो, मतलब उसके अंदर स्टेमिना थी। तो हम लोग यही सोचते थे ससुरा ये पढ़ता कैसे इतना ज़्यादा। तो आप लोग भी अपना प्लेटलेट चेक कराइएगा। अगर प्लेटलेट कम है तो पढ़ने के लिए इच्छा तो करेगी, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाइएगा। और ससुरा अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इच्छा नहीं करेगा। तो देखिए, ये ससुरा कमवा स्टार्ट करा देता है और ये देर तक कराए रखता है। तो सब जरूरी है, इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, इत्मीनान से अपना प्लेटलेट चेक कीजिए 2 लाख है कि नहीं, WBC 10,000 है या नहीं, हीमोग्लोबिन लड़का है तो 14, लड़की है तो 13 है या नहीं। और अगर नहीं है तो डॉक्टर इसके लिए अच्छा बताएगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने घटाने के लिए अपने से मत कीजिएगा, वरना रिस्की हो जाता है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि प्लेटलेट को कैसे बढ़ाइएगा। देखिए, प्लेटलेट जो होता है ना, वो डेंगू में बहुत घट जाता है। डेंगू में ये प्लेटलेट
30,000 चला आता है, 20-20 हज़ार तक चला आता है। हमको जब डेंगू हुआ था ना, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, तो एक हॉस्पिटल हम गए थे, तो फर्स्ट फ्लोर से हमको नीचे उतरना था और हमको डेंगू था, पता नहीं था। मेरा प्लेटलेट 40,000 हो गया था, तो हम सोचे लिफ्ट से उतर जाते हैं। तो लिफ्ट में बेचारी एक डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी, वो हमको कहीं कि आपको शर्म नहीं आता है, एक फ्लोर से नीचे उतरना है, जेंट्स होके लिफ्ट से उतरते हैं। हम कहे मैडम हमको पता नहीं क्या हुआ है कि हमारा पैर नहीं चल पा रहे। तो प्रॉब्लम हमको नहीं थी, प्रॉब्लम था कि वहाँ हमको डेंगू हो गया था, वरना हम डेली 5 तल्ला पे क्लास चढ़ने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, पैर ही नहीं उठता है, इतना कमजोरी आ जाती है और आदमी ना भद भद गिर जाता है। देखिएगा ना, जहाँ तहाँ गिरल रहेगा, उठाना पड़ेगा, भैया उठिए। अगर हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है तब वो गिरेंगे, और प्लेटलेट भी कम हो गया तो भी गिरेंगे। तो ये बहुत खराब होता है। इसको कैसे बचाया जाता है, डेंगू से कैसे बचिएगा? तो देखिए, एक गिलोई और एलोवेरा, ये बाबा रामदेव के दुकान पे मिलेगा, लिक्विड होता है, एक एक कप 3 टाइम पीते रहिए। तो गिलोई और एलोवेरा। दूसरा, बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है, जितना फल खा सकते हैं दबा के खाइए तो ये बढ़ेगा। फल खाने से सब बढ़ने लगते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गरीबी इतना ज़्यादा है कि फल कौन खाता है? जब बीमार पड़ता है तब। समझ लीजिए किसी के घर अनार खरीद के जा रहा है ना, तो 50% संभावना है कि उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा। तो ये आप ब्लड के बारे में समझ गए। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले ज़रूरी ये है, अगर हमसे कोई पूछता है कि सर किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो हम सबसे पहले कहेंगे तू पढ़ाई पहले बाद में कर, पहले ये सब ठीक करके लाओ, डॉक्टर के पास जाओ, 1 महीने पहले अपने इस पे ध्यान दो और थोड़ा बहुत उसी पीरियड में पढ़ते रहो। जब ये अच्छा हो जाएगा ना, तो तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि सर हमको इतना नींद क्यों आता है। भैया हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो नींद आएगा। अब सर 1 घंटा से ज़्यादा पढ़िए नहीं पाते, भैया प्लेटलेट कम है। सर हमेशा हम उखड़ले रहते हैं, कबो खांसी, कबो सर्दी, कबो कुछ, तो भैया WBC गड़बड़ है। तो भैया आप लोग अपनी पहले बॉडी को सुधारिए। गाड़ी अच्छी रहेगी तो ही ड्राइवर, खराब भी रहेगा तो चला लेगा, समझ आ गया? तो आप अपनी बॉडी सुधारिए। इसका लिंक PDF में है, PDF हम इस बार नहीं भूलेंगे, पिछले PDF में वीडियो में भूल गए थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में।